हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, इनके बारे में हम डिटेल बताएंगे आपको। हम इसकी पिछली वीडियो में हम राजा रवि वर्मा के बारे में अच्छे से कहानी की जैसे तौर पे आपको बता दी है। वो वीडियो आप क्या है वैसे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो राजा रवि वर्मा जी के बारे में हम अच्छे से जैसे कहानी होता है कहानी तरह बता दी हैं, ताकि आपको जीवन में कभी भूलेगा नहीं। सेम उसी तरह अवनींद्र नाथ जी को भी हम पूरी कहानी की तरह आपको हम इसमें वीडियो पूरी बताएंगे, ताकि आपको क्या हो, जब कहानी याद हो जाएगी आपको तो उनका चित्र स्वाभाविक से आपको याद हो जाएगा। देखिए, हम पढ़ते बहुत है, बात समझिए हमारी बातों को ध्यान से। हम पढ़ते बहुत है लेकिन फिर भी हमारा गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें क्या बताया जाता है कि आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसके पढ़ लीजिए। इसके पीछे आप लोग भागते हैं। क्या है? इसके पीछे आप लोग भागते हैं। वो बहुत सारा गलत है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, गलत है। ऐसा आपको रूल बिल्कुल अपनाना नहीं है। देखिए, किसी के बारे में जैसे मान लीजिए सपोज दैट अब आप ही का मान लीजिए पूरा डिटेल हमको जानना है। ठीक, अगर आपको हमें डिटेल अगर जानना है तो आपका नाम भर जान जाएंगे, या आपके ऐसे इंपॉर्टेंट जान जाए कि आपका पैर ठीक है, आपका हाथ ठीक है, तो भाई ठीक है, थोड़ा बहुत याद कर लिए, कोई ठीक है। अगर हम आपसे मिलते हैं और आपकी कहानी सुनते हैं और आपको देखते हैं सामने, या कहानी के माध्यम से जब हम आपके जीरो से लगा शिखर तक जब आपका पूरा कहानी पढ़ लेंगे, तो सवाल नहीं हो सकता है कि उससे बाहर कोई आ जाए। बात समझ रहे हैं हमारा? तो हम इस वीडियो में आपको अवनींद्र नाथ टैगोर जी के बारे में एक एक बिंदु, कहा जाता है ना, एक एक बिंदु को अच्छे से क्या कहानी के तर्ज पे बताएंगे। इस चीज़ों को आपसे अच्छे से ध्यान देना है। बस पढ़ते जाइए उनको कहानी, जब स्टेप बाय पढ़ते आएंगे ध्यान से, तो आपको कहानी हूबहू याद हो जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि ये किसकी पेंटिंग हो सकती है, ये किसकी पेंटिंग। जब बीच बीच से आप निकोर निकोर कर ऐसे पढ़ेंगे, निकाल निकाल के, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये गलत चीज़ें होती है। ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है? तो हमारा हमारा उद्देश्य है कि आप जो भी चीज़ें जानिए, थोड़ा जानिए, लेकिन उस चीज़ों को अच्छे से का जानिए, उसको एकदम कवर कर लीजिए, ताकि उससे अगर प्रश्न आता है तो आप 100 to 100% क्या करें, सही करके आएँ। और यही गलती देखिए 2016 के पेपर में लोगों के साथ हुआ था। 16 में क्या था, सब आधुनिक ज़्यादातर दे दिया था, और वो लाइन बाय लाइन दे दिया था कि अवनींद्रनाथ टैगोर किस तरह से क्या काम किए थे। तो अगर लाइन बाय लाइन अगर किसी हर कलाकार के बारे में पढ़ लेंगे, तो मैं वादा करता हूँ आपका आधुनिक हो या कोई मतलब इसमें का जो है, कोई भी प्रश्न आपका गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, कहानी के तौर पर कर अवनींद्रनाथ टैगोर बात ही कर रहा है, किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक, चलिए। खैर 1871 में इनका जन्म हुआ और 1951 में से क्या हुआ, मृत्यु इनका हो गया। पहला चीज समझ गए आप लोग कि यहाँ पे देखिए, जन्म 1871 और मृत्यु 1991। क्लियर? देखिए, अब ध्यान से एक एक पॉइंट सुनते जाइए, कहानी याद करते जाइएगा। कह रहा है कि कला में, ठीक है, बंगाल शैली के प्रवर्तक के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर को भला कौन नहीं जानता है। बताया जा रहा है ना कि अवनींद्रनाथ ही ऐसे कलाकार थे जो हमारी जो भारतीय परंपरा को क्या है, जीवित रखे थे, और उन्हीं की वजह से हमारी भारतीय चित्रकला इतना आगे निकली। कैसे कैसे निकली और कितना इनको समस्या हुआ इस चीज़ को करने के लिए, फिर भी ये वह काम किए और बहुत ही आगे कला को बढ़ाएं। देखिए, ऐसे महान व्यक्ति को अगर हम ना पढ़ें, वो भी कला पढ़ने के बावजूद भी, तो हमारा क्या है, सब बेकार है। बात समझिए ध्यान से। अवनींद्र नाथ टैगोर बंगाल चित्रकला शैली के प्रणेता ही नहीं, अद्भुत केंद्र बिंदु थे। अब सोचिए, सेंट्रल आइडिया जिसको कहा जाता है, वही ये थे। क्या थे? केंद्र बिंदु रहे। वे इतने बड़े कलाकार थे, उतने ही बड़े क्या थे, आचार्य और सभ्यता वाले भी थे। एक चीज नहीं थे, वो कलाकार के साथ सभ्यता वाले भी थे। एकदम बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। क्या विमर्शकार भी थे, मतलब विमर्श मतलब कोई भी चीज़ें को तो उसको बताते थे, कैसे करता, कैसे करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। आज देश विदेश की अनेक समीक्षक भले ही रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम आधुनिक भारतीय चित्रकार मानते हैं, पर उस सच्चे अर्थों में रविंद्रनाथ टैगोर पहले चित्रकार थे और जिन्होंने आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव रखी। कहानी समझिए कि वे पहले चित्रकार हैं और लोगों ने भी माना कि वह भारतीय कला की नींव को रखे थे। ठीक, चलिए
अब हम आगे की तरफ देखते हैं अच्छे से फिर। थोड़ा गले में दिक्कत है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए आप लोग भी, इसीलिए कल हम वीडियो कोई नहीं बना पाए थे। और थोड़ा बहुत ठीक है, राहत है तो हम बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि पेपर तक सारी तैयारी आपकी कंप्लीट हो सके। अब देखिए आगे, कह रहा है कि उस समय 19वीं शताब्दी का आखिरी दौर था, जिस समय कलाकारें में मतलब अपनी शुरुआत किए थे, उस समय 19वीं शताब्दी का आखिरी दौर था। भारत की स्थिति हर स्तर पर विपन्न थी। क्यों विपन्न थी? वही है लड़ाई, अंग्रेज वाले क्या थे, भारत पे हुकूमत कर किए थे और भारत वाले गुलाम थे। उसी वजह से क्या है, इनकी जो है कोई सुनवाई नहीं होती थी और अंग्रेज वालों की सारी सुनवाई होती रहती थी। आर्थिक रूप से तो वो विपन्न था ही, और सांस्कृतिक रूप से भी औपनिवेशिकता ने उसे क्या है, कंगाल कर डाला था। ये औपनिवेशिकता जो अंग्रेज वाले थे, तो हमारी जो संस्कृति थी उसको एकदम खाई में फेंक दिया कि चलो तुम्हारा कोई संस्कृति नहीं। जो ये कला का सिलेबस भी लाए थे, अभी बीच में आएगा हम बताएंगे आपको, कला का जो सिलेबस लाए थे ये विदेशी सिलेबस था। ठीक है, ये विदेशी सिलेबस था, भारतीय सिलेबस को एकदम बाहर ही कर दिए थे। ब्रिटिश शासन के इस दौर पर भारतीय कला का संस्कृत खिल्ली उड़ाई जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो तैल रंग तकनीक थी, विभिन्न प्रकार की तकनीकी विकास करके, और भारतीय जो कला, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, भारतीय जो कला मेरी है क्या है, वो भावनात्मक कला है। क्या है? भावनात्मक कला है। और यूरोपीय कला क्या होता है? यथार्थवादी कला होता है, वो दिखाता है सीधा सीधा इसके बारे में। हमारी ये लाइन जो खींची जाती है, ये क्या है हमारी, ये लाइन ये कला को दर्शाती है। इसलिए प्राचीन काल से कहा जाता है कि रेखा क्या है, रंग भाव प्रभाव रंग है, जो हमारे क्या है, कला को दर्शाती है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ हम देखते हैं। यह माना जा रहा था कि देश में अब क्या है, अपनी कोई मौलिकता ही नहीं। बताइए, कोई मौलिकता नहीं थी अपनी, किसकी? इंडियन वाले भारतीय लोगों की। उस जमाने में राजा रवि वर्मा जबरदस्त धाक थी, लेकिन अनंत कुमार स्वामी सरीखे भारतीय कला और सौंदर्य के विशेषज्ञ राजा रवि वर्मा की ओलियोग्राफी देखकर उनकी कला के खिलाफ हो गए। इसलिए हो गए, देखिए राजा रवि वर्मा में कुछ कमियां थी। पहली कमी क्या थी? ऑयल पेंटिंग करते थे जो विदेशी सभ्यता पर डिपेंड थी। और दूसरी थी ये पौराणिक के साथ साथ ये जो चित्र बनाते थे कि उसमें ज़्यादातर क्या है, निर्वस्त्र जैसे स्त्रियां या ऐसे ऐसे कलाकार को बना देते थे जो क्या, और ये वो क्या है, मानव को जो मूर्ति क्या मूर्ति पूजा जो है, चित्र पूजा होती थी, मानवीय रूप यही बना कर दिए कि ऐसे ही भगवान होते हैं। ये यही इन्हीं की देन है, राजा रवि वर्मा की देन है। एक तरह से कभी राजा रवि वर्मा स्कूल व तत्कालीन आलोचकों के शिकार हो गए। ठीक, देखा जाए तो रवि वर्मा की कला एक क्या सुनहरा युग था, जो उस समय स्थापित किया गया वह धीरे धीरे क्या फीका पड़ गया। बात समझ गए आप लोग? वो धीरे धीरे क्या हो गया, फीका पड़ता चला गया। चलिए आगे देखते हैं। आने वाला युग जो था, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो आने वाला युग था वो अब पूर्ण रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर का था। किसका युग था? अवनींद्रनाथ टैगोर का युग था। अवनींद्रनाथ जी ने क्या है, भारतीय कला के स्वदेशी मूल्यों को पुनः शामिल कर कलाकारों के बीच पश्चिमी कला के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। कहे ना, वे अपनी कला को मजबूत बनाने के लिए यूरोपीय कला को क्या करते थे, त्यागे, और कहते थे उसको मत करिए, अपनी कला भावनात्मक कला को भी विचार करिए, उसको आगे बढ़ावा दीजिए। ठीक है, इसीलिए पुनर्जागरण काल का या पुनर्जागरण काल का उनका युग कहिए या कला का पितामह कहिए, इन्हीं को ही माना जाता है। बहुत बड़ी कहानी है। इनका सबसे समर्थन ज़्यादा कौन किए थे? ईवी ईवी हैवेल थे। वो अंग्रेज होते हुए भी इतना बड़ा सहयोग किए थे कि उतना इंडियन नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे आगे। चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन कोलकाता के जोड़ासांको के प्रसिद्ध टैगोर परिवार में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 अगस्त 1871, ये तिथि आपको क्या गौर से पढ़ लेनी है कि इनका जगत जन्म जो हुआ था अष्टमी के दिन हुआ था, 7 अगस्त 1871 ईस्वी को। वे नोबल पुरस्कार विजेता विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। जानते हैं ना उनको, रविंद्रनाथ जी को। रविंद्रनाथ जो है जनगण मन जो है लिखे हैं, तो ये जो मतलब काव्य के प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं और इनको भी प्राप्त हुआ था, ये इनके क्या भतीजे थे। इनके पिता गुणेंद्र नाथ जो स्वयं चित्रकार थे। सोचिए, जिसके घर में एक चित्रकार हो तो उसके घर चित्रकार होना स्वाभाविक सी बात है। तथा माता क्या सौदामिनी टैगोर थी, और उनके दादा
क्या है, गिरिन्द्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ के बड़े भाई गगनेन्द्रनाथ थे और उनकी एक बहन थी सुनैना देवी। 1875 से 1962 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला चित्रकार मानी जाती थी। कौन? सुनैना देवी। देखिए कितना बढ़िया, आपको एक चीज़ और मिल गया। ये सुनैना देवी कौन थी? ये रविन्द्रनाथ की बहन थी। ये भी कलाकार थी। तो भारत की प्रथम महिला कलाकार अगर माना जाए तो सुनैना देवी ही थी। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलिए, अच्छे से समझते चलिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा आगे क्या कि सुनैना देवी जब 11 साल की उम्र में राजा राम मोहन राय के पोते रजनी मोहन चटर्जी से इनका विवाह हुआ। वो उसमें देखिए अब यहाँ पे ये भी आ गया। अब आपको चीज़ों को चारों तरफ से आपको आता रहेगा, कंसेप्ट बनाते रहिए कि राजा रवि वर्मा का समय था, सॉरी क्या उनका, राजा राम मोहन आप जानते हैं क्या क्या समाज में आए, धार्मिक सुधार किए थे। तो ऐसे अब जुड़ते रहेंगे लोग, ठीक। भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार तो हम पढ़ रहे हैं। क्या सुनैना थी? सुनैना देवी के चित्रों में लोक कला के तत्वों के साथ पात्रों की प्रसिद्धि क्या है, लंबी आंखों ने यामिनी राय जैसे प्रतिष्ठित चित्रकार को भी प्रभावित किया। सुनैना देवी के दो चित्र थे। लक्ष्मी, ये पूछ सकता है सुनैना देवी कौन चित्र है, ये आपको कोई नहीं यूट्यूब पे बताया होगा कि सुनैना देवी कोई चित्र, क्यों कैसे बताया? जब इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे तब तो जानेंगे, ऐसे नहीं होता, आप डिटेल पढ़ना होगा। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि ये चित्र जो बना है किस पे बना हुआ है, कागज़ और वाश टेम्परा पे बना हुआ है। एक है ग्वालिनी कागज़ पर टेम्परा बना हुआ है। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ये डीपली आपको नॉलेज दे रहा है कि सुनैना देवी थी, वे भी चित्र बनाए थी। कौन चित्र बनाए थे? लक्ष्मी। किस पे बनाई थी? कागज़ पर वाश टेक्निक से बनाई थी, जो टेम्परा माध्यम था। और एक ग्वालिनी बनाए थी, कागज़ पर टेम्परा था, और जो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। चीज़ों को अच्छे से समझते चलना है, आपको एकदम भूलेंगे ना, कहानी जैसा है वैसे पढ़ते आपको जाना है और अपने क्या कंटेस्ट कर लेना है कि कैसे होता है, बस समझिए। अब देखिए अवनींद्रनाथ की शिष्या का नाम रानी चंद्रा पूछ सकता है कि अवनींद्रनाथ की शिष्या कौन थी, लड़की मतलब लेडीज में थी कौन थी, तो क्या रानी चंद्रा थी, जो मनीषी डे की बहन थी। मनीषी डे भी कलाकार है, आप समझिए आप चीज़ों को, मनीषी भी डे कलाकार है, इनकी बहन थी। तथा साहित्यकार नृत्यांगना के साथ, वो साहित्यकार भी थी, नृत्यांगना के साथ साथ एक कुशल चितेरी भी थी। चितेरी मतलब कलाकार थी। अवनींद्रनाथ का परिवार शिक्षित और सभ्य था, जहाँ एक ओर पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थन था, वहीं दूसरी ओर ब्रह्म समाज का भी समर्थन था। क्यों? क्योंकि इनकी जो है बिटिया बहन की शादी उनके पोते से हो गई, राजा राम मोहन राय की। इनका संबंध बना, वो समाज सुधार को चलाएं और एक कला के माध्यम से सुधार चलाएं, तो क्या है, देश का विकास होता चला गया। ऐसे ऐसे महान लोग हैं, चीज़ों को समझते चलिए अच्छे से। ज्ञात रहे कि ब्रह्म समाज भारत की एक सामाजिक आंदोलन था, जिससे बंगाल के पुनर्जागरण युग को खासा प्रभावित किया। जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ सुधरेगा तो दूसरा चीज़ भी उससे इफेक्टिव होता है, सुधार होता है। ब्रह्म समाज को 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर स्थापित किया था। आप पूछ सकता है कि ये तो पूछेगा नहीं ब्रह्म समाज की, ये सामाजिक विषय हो जाता है, लेकिन आपको जानकारी ले लेनी है। सॉरी, थोड़ा गले में दिक्कत है, बोलने में बहुत समस्या हो रहा है। सन 1881 से 1890 के बीच अवनींद्रनाथ ने कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की, ठीक। और जिसके क्या फलस्वरूप भारतीय साहित्य व संस्कृत से उनका शास्त्रीय ढंग से संबंध स्थापित हो गया। और अवनींद्रनाथ ने 8 से 9 वर्ष की उम्र में ही बादल पक्षी सरोवर प्रकृति ऐसे रेखांकन क्या कर डालते थे। सोचिए 8 ही 9 वर्ष की उम्र में ही, बहुत छोटे छोटे बच्चे है, वो मान के चलिए 4 या 5 में पढ़ रहे थे, तभी ही जो है वो क्या है, बादल पक्षी मतलब ऐसे मानिए कि प्राकृतिक दृश्य को वो अच्छे से रेखांकन कर ले लेते थे, जिससे लोग चमत्कृत हो जाते थे। और उनके पिता अपने बेटे की प्रतिभा को देखकर शहर के कोलाहल से दूर कला शिक्षा का प्रबंध किया। कि देखिए वहाँ पहले ये संपन्न परिवार के थे, तो इनको मोटिवेट भी घर से मिलता था, कि घर वाले भी कलाकार के रूप में इनके पिताजी थे, दादाजी। तो इस तरह से ये मोटिवेट होते चले गए, तो इनका भी अच्छे से पढ़ाई भी चला। पर आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई। तब अवनींद्रनाथ की उम्र मात्र 10 साल थी उस समय। तब 1890 में, ठीक है, इसमें 20 वर्ष की जब आयु के आसपास है, जो दाखिल कहाँ हुए, कलकत्ता में जब एडमिशन लिए, तो उस समय देखिए क्या होता है, उन्होंने कलकत्ता में 8 तत्कालीन प्रचार इतालियन कलाकार
क्या दिया है, सिग्नोर गिलहर्डी के निर्देशन में पेस्टल चित्र से पेस्टल रंग सीखे थे। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है बार बार पेपर में कि उन्होंने अवनींद्रनाथ जी पेस्टल रंग पद्धति किससे सीखी थी। तो इटालियन कलाकार सिग्नोर गिलहर्डी थे। कौन, सिग्नोर गिलहर्डी से, उन्हीं से उन्हें पेस्टल रंग सीखा थे। पूछता है, बराबर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। इटली के इस कला आचार्य भी की भी तब बड़ी प्रतिष्ठा थी। तत्पश्चात 1893 से 1895 ईस्वी तक ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स पामर से तैल रंग पद्धति का इनको ज्ञान अर्जित हुआ। ये भी पूछता है कि अवनी बाबू जो थे तैर रंग पद्धति किससे सीखे थे, तो चार्ल्स पामर से। ब्रिटिश कलाकार थे ये, क्योंकि उसमें ब्रिटिश का हुकूमत था, ब्रिटिश वाले से संबंधित थे। इस तकनीक को देखने सीखने के बाद द्वारिकानाथ ठाकुर तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की व्यक्तिचित्र इन्होंने बनाए। कौन, अवनींद्रनाथ बाबू। पूछ सकता है अवनींद्र बाबू किसके किसके व्यक्तिचित्र बनाए थे, तो द्वारिकानाथ और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। ये व्यक्तिचित्र राजा रवि वर्मा के चित्रों से काफ़ी समानता रखते थे। और 1889 ईस्वी में उनका विवाह क्या है, किससे हुआ, सुहासिनी देवी। ध्यान दीजिएगा, सुहासिनी देवी से हो गया, जो भुजगेंद्र भूषण चटर्जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, भुजगेंद्र भूषण चटर्जी की पुत्री। जब आपकी कहानी को ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं, बस कैसे किए, शादी कब हुआ, किस उम्र में क्या सीखे, कैसे बनाए, तो आपको याद हो जाएगा, तुरंत फटाफट याद हो जाएगा। किसी चीज़ का जब कहानी पढ़ते, कैसे आप लोग किसी चीज़ का पिक्चर देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं तो कहानी के तौर पे आप देखते हैं, और जैसे पिक्चर ख़त्म होता है तो चाहेंगे तो आप पूरी की पूरी कहानी पिक्चर को ही लिख डालेंगे। क्यों, क्योंकि हम उसकी कहानी को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर छूट जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या होगा। तो ऐसे चीज़ों को इसमें भी पूरी तरह से पढ़ना है आपको हर हाल में। कह रहा है आगे कि 1902 ईस्वी में इन्होंने दो विख्यात चित्रकारों याकोहामा ताइक्वाद और हिंसदी से जापानी वास्तु पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया। ये कलाकार मस्ट हैं, जो पेपर में पूछा जाता है कि जापानी पद्धति किससे सीखे थे, तो याकोहामा ताइकान और हिंसिदा से। ठीक है, हिंसिदा से। ये दोनों चित्रकार अवनी बाबू के घर पर ठहरे थे और वास्तु तकनीक, जिसे अपने प्रक्षालन विधि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ देता है कि प्रक्षालन विधि किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे, बताइए। इसका जवाब हो जाएगा वास्तु तकनीक। ठीक है, तो वास्तु तकनीक जिसे अपने आपने क्या प्रक्षालन विधि कहा जाता था वहाँ। विशुद्ध जापानी पद्धति है जिसमें चित्रों को नवीन दृश्यता दी जाती थी, और रविन्द्रनाथ ने यह पद्धति सीखी और जल रंग तथा टेम्परा के संयोग से अपनी निजी वास्तु तकनीक का जन्म दिया। और आगे चलकर वास्तु तकनीक स्कूल की क्या एक पहचान बन गई। और इसी तकनीक को सीखने के बाद भारत माता जो 1905 ईस्वी में, और तीर्थरचिता 1906 ईस्वी में, और चांददीप 1906 ईस्वी में इनके प्रसिद्ध चित्र बन गए। अब यहाँ चित्र भी इनके याद होते चले जाएंगे। इसमें आपका भारत माता, ठीक है, जो 1905 में, तीर्थरचिता 1906 में, चांददीप 1906 ईस्वी में, और आपने प्रसिद्ध चित्रों को बनाया। बात समझते चलिएगा, एक एक स्टेप समझेंगे तो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अवनींद्रनाथ के भीतर कला की नैसर्गिकता प्रतिभा तो थी ही, और कला शिक्षा प्राप्त कर वे भी इसका समर्थ हो गए। और अवनींद्रनाथ कला का व्यवसायीकरण नहीं करना चाहते थे, नहीं, और उनका कला को सबसे पहले रविन्द्रनाथ ने पहचाना और वे उन्हें प्रोत्साहित भी किया। पूछता है सबसे पहले कौन इनकी कला को पहचाने थे, इनके चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ के बड़े भाई द्विगेंद्रनाथ ठाकुर के संपादन में उन दिनों महत्वपूर्ण पत्रिका भारतीय बालक निकलती थी, और इसी पत्रिका में अवनींद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र भी प्रकाशित हुए थे। पूछता है, ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, भारतीय बालक कौन थे, देखिए द्विगेंद्रनाथ के एक संपादक किए थे पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था भारतीय बालक, और उसी में इनकी पत्रिका जो थी, उसी पत्रिका में इनके चित्रों को भी प्रकाशित किया जाता था। कैसे होता है कि इनके बदौलत इनका भी प्रचार हो जाता है, ऐसे समझिए। रविन्द्रनाथ, द्विगेंद्रनाथ और क्या है, जितेंद्रनाथ और परिवार के अन्य शुभ चिंतकों की प्रेरणा से वो आग्रह होकर 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में अवनींद्रनाथ ने चित्रों का कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया बड़े लेवल पर। और उनकी आरंभिक कृतियाँ अभिसारिका, ठीक है, क्या जो 115.9 सेंटीमीटर
और इनका संग्रह जो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, किसकी इनकी संग्रह क्या होती है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, जो महत्वपूर्ण कृत मानी जाती है, क्या है, जो एक महत्वपूर्ण कृत मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ऐसे समझते चलिए चीज़ों को, तो क्या है, गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इनकी रचना कृत हुई और 1892 ईस्वी में थी। कालिदास के ऋतु संहार से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ने इस कृत को बनाया था। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में लिखित बागेश्वरी शिल्प क्या है, प्रबंधावली के हिंदू अनुवाद 2016 अनुवाद डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी के कवर पेज इतने पे चित्र को छापा गया था। ध्यान दीजिएगा, कह रहा 1892 में कालिदास के ऋतु संहार से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ने एक कृत को बनाया था। बाद में जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में लिखित हुई, जिसे बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के हिंदी अनुवाद में रखा गया है। बात समझ गए आप लोग। शुरू में अवनी बाबू राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे। शुरुआत में भाई कोई भी रहेगा, जो फेमस कलाकार रहेगा उसका थोड़ा सा लीड करता है, देखता है उसके बारे में कैसे किए, उसका प्रशंसक बन जाता है। और यूरोपीय शैली में तैल रंगों में काम करना पसंद करते थे। और 1901 ईस्वी में उन्होंने तैल रंग में काम करना भी शुरू कर दिया था। इस माध्यम में उनके द्वारा बनाए गए कृत थी बंगाल पत्रिका साधना में छपी थी। जो द्वारा बनाए गए चित्र थी बंगाल पत्रिका साधना में छपी थी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं, अच्छे से समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए बस वही बहुत है, समझते चलिए वही बहुत है। चलिए इस बीच तत्कालीन देश में छिड़े राष्ट्रीय आंदोलन से वे काफ़ी प्रभावित हुए। भाई उसमें क्या चल रहा था, देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लोग कि हम किसी तरह आज़ाद हो जाए। तमाम प्रकार के जो है सोच होती, समाज में उत्खनन हुआ था, कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, ये सब लोग भी उस समय प्रेरित थे। चलिए कला के क्षेत्र में भारतीय क्या है, अस्मिता की आवश्यकता अनुभव थी। इस समय उन्होंने अपने चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार चंडीदास और विद्यापति की वैष्णव पदावली पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई और कृष्ण लीला की चित्र माला भी पूरी की। अब देखिए चंडीदास और विद्यापति की वैष्णव पदावली पर आधारित, ठीक है, काव्यकार थे, तो चित्र श्रृंखला बनाई और कृष्ण लीला की भी चित्र माला भी पूरी की। ये कौन, अमरींद्रनाथ जी। इन चित्रों पर राजपूत कलम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस समय के उनके चित्रों पर यूरोपीय शैली के बजाय भारतीय शैली की विशेषता नजर आने लगी थी, जिसका प्रतिनिधित्व उनका चित्र क्या है, शुक्लाभिसारे करता है, जो उसमें बहुत ज़्यादा फेमस था इनका चित्र। अभी हम चित्र भी इनका याद करते चलिए, देखिए इनकी कहानी पढ़ेंगे बीच बीच में, चित्र भी जो आएगा उसको ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल ही नहीं भूलेगा। जो पूर्ण रूप से भारतीय शैली में बना और उनका पहला चित्र ही था। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते चलिए, बस समझते चलिए। यह वह समय था जब अवनींद्रनाथ भीतर से बहुत विचलित रहे हैं। आप समझिए, अगर आपके समाज में या अपने देश में उथल पुथल हो रहा हो तो आप कैसे कलाकारी कर सकते हैं। तो आपका भी विचारों में क्या चलेगा, हम लोग आज़ाद हो जाते, ये हो जाते हैं। तो इस तरह से वो विचलित हो गए थे, कभी कभी उनका मन खराब हो जाता था, अब क्या करें। वो अपने शब्दों में व्यक्त किए हैं कि मैं बहुत व्याकुल हो उठा, मेरे हृदय में एक प्रकार की चाह और इच्छा उठ रही थी कि मैं उसका अनुभव तो किया करता, परंतु उसे व्यक्त नहीं कर पाता। बात समझिए, कैसा पॉइंट पूछता है कलाकार, जानवर पूछ सकता है, कह सकता है ये किसका शब्द है कि मैं बहुत व्याकुल हो उठा, मेरे हृदय में एक प्रकार की चाह इच्छा उठ रही थी और मैं उसे अनुभव तो किया पर उसे व्यक्त नहीं कर पाता, ये किसका है। ऐसे चीज़ों को द्वारा सोलम पूछा, ऐसे ऐसी चीज़ों को द्वारा सोलम पूछा था जो हम लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़े थे, इंटरनल चीज़ें पूछ दिया था। ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता कला महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य ईवी हैवेल की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ ने कला में सृजन और गुणात्मक परिवर्तन आया और ईवी हैवेल ने राजपूत मुगल फारसी शैलियों में क्या है से सर्वथा पहली बार परिचित कराया। बात समझिए, इनका सबसे ज़्यादा हेल्प किया जाए तो सबसे ज़्यादा हेल्प किए ईवी हैवेल जो किए, वो ये कहे कि आप लोग अपनी
जो है कलाओं को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, कृपया इसे भी अपनाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं। तो अमरींद्रनाथ के अंदर ये था गुण, ये गुण उनके अंदर था। कैसे था देखिए, हम बता रहे हैं आपको, समझिए इस चीज़ को। समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला तथा इन शैलियों में एक नई समन्वित शैली का विकास को उकसाया, और इसी का असर था कि अवनी बाबू ने 1895 से 1905 के मध्य राजपूत शैली का बाकायदा से तकनीकी शिक्षा राम प्रसाद नामक एक कलाकार से ली। अब सोचिए कितना अच्छा ये चीज़ मिला आपको कि अवनी बाबू जो थे, ठीक है, वो जो मध्य राजपूत शैली था वो किससे तकनीक को सीखे, मतलब कौन उनको बताया कि इसकी क्या चीज़ें बनाई गई हैं, तो राम प्रसाद नामक एक कलाकार से ली। और कृष्ण लीला के चित्र भी श्रृंखला राजपूत शैली से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बात सही है। जब उन्हें कोई ही इनको शिक्षा देने वाला भी मिलता चला गया, जो समाज में कुछ करेगा, जैसे आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपका साधन नहीं है, बुकें नहीं है, फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप अगर पढ़ने इच्छुक होंगे तो ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इसी से आप पढ़कर टॉप कर जाएंगे। बात समझिए हमारी चीज़ों को। इसके बाद अवनींद्रनाथ ने मुगल और फारसी की तकनीक भी सीखी, और हेवेल के अनुसार, मतलब हेवेल जी थे, ई बी हेवेल जी, वो प्रिंसिपल थे, उनके निर्देशानुसार एक समन्वित कला शैली का विकास करने की चेष्टा की। बात समझ रहे हैं आप लोग, आगे समझिए। वो बहुत प्रेरित किए, अंग्रेज होते हुए भी भारतीय कला को उन्होंने जागृत करने का प्रयत्न किया और सफल भी रहे। जब अंग्रेज वाले जान गए तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र भी करा दिए थे। चलिए, 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक अवनी बाबू कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट उप प्राचार्य पद पर रहे। इसी दौरान 1905 ईस्वी में ई बी हेवेल द्वारा प्राचार्य पद की कुर्सी खाली करने पर 1905 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक कार्यवाहक प्राचार्य भी रहे, और 1909 ईस्वी से वर्ष 1927 के मध्य यहाँ पर्सी ब्राउन ने प्राचार्य पद पर कार्य किया, और 11 जुलाई 1928 ईस्वी को मुकुल चंडे को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता का पहला अस्थायी क्या है, अस्थायी भारतीय प्राचार्य नियुक्त किया गया। बात समझिए अब ध्यान से, सन को भी आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ दे रहा है कि 1915 तक अवनी बाबू क्या थे, कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रधान, ठीक है, उप प्रधानाचार्य, मतलब प्रिंसिपल नहीं थे। इनके प्रिंसिपल कौन थे, ई बी हैवेल थे। इनके द्वारा जो है उनको, जैसे पहले क्या होता था, वैकेंसी नहीं, इनको अच्छा लगा ई बी हैवेल को, उनको उप प्रधानाचार्य बना लिए, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे बाद में चलकर वो क्या प्रधानाचार्य भी कहे गए। फिर 1909 वर्ष 1927 के मध्य में पर्ची ब्राउन ने प्रचार पद पर कार्य किया, और 11 जुलाई 1928 को मुकुल चंडे भी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट पर क्या आए, और कोलकाता का पहला स्थायी भारतीय प्रचार नियुक्त किए गए। अवनींद्र बाबू जिस बेचैनी को लगातार महसूस कर रहे थे, कुछ नया रच पाने की जागृत में थे, किसके, नया कर पाने की जागृत में थे, और इसी इच्छा से आर्ट कॉलेज में काम करते ही क्या पूरी होती पाई। मतलब वो जिस चीज़ की चाह रखते थे, वो उनका सपना जो धीरे धीरे क्रम वाइज पूरा होता जा रहा था। देखिए, अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, आपने सुना होगा ना, कोशिश करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट होता है, लेकिन होगा, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो होगा। एक लाभ यह भी था कि भारतीय कला के प्रोत्साहन के लिए शासन का संरक्षक भी मिल गया। अब उनको एक अच्छा सा संरक्षण मिल गया। 1907 ईस्वी में अमरींद्रनाथ ने सिस्टर निवेदिता, सर जॉन वुडरॉफ तथा बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर को कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना में सहयोग किया। ये एकदम कई बार पूछा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कौन किया। पहले बातों को समझिए। सिस्टर निवेदिता और सर जॉन वुडरॉफ तथा बड़े भाई गगनेंद्र टैगोर के साथ, ठीक है, मिलकर, ठीक है, सहयोग से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना होती है। अब इसमें से देखिए किसी का भी नाम दे देगा, आप कर सकते हैं। अवनी बाबू आ जाए, गगनेंद्र जी आ जाए, या सिस्टर निवेदिता या जॉन वुडरॉफ, तो सभी लोगों को सहयोगों से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किचनर थे। कौन थे, लॉर्ड किचनर थे। पुष्प सकता अध्यक्ष कौन थे, पहला अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड किचनर थे। और 30
क्या संस्थापक सदस्य में से 25 अंग्रेज थे। रीजन समझिए, अंग्रेजों का हुकूमत था भाई, उनका सपोर्ट पूरा रहता था और 30 में 25 जो लोग रहते थे जो कहते थे वही होता था। 5 लोगों की बात कौन सुनेगा। सिर्फ 5 जो है भारतीय थे। इस संस्था के अनेक विदेशी कलाविद को आमंत्रित करके मुक्त विचार विनिमय, नए नए प्रयोग किए और देश में कला प्रचार के लिए सोसाइटी तत्वावधान सन 1919 ईस्वी में ओसी गांगुली के संपादक, ठीक है, कला पत्रिका रूपम का प्रकाशित किया गया। इसके अलावा मॉडर्न रिव्यू और प्रवास पत्रिका का भी प्रकाशन इस संस्था से हुआ। ठीक है, किसकी किसकी ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न रिव्यू और प्रवास पत्रिका का भी क्या हुआ था यहाँ पे संस्था का शुरू क्या है प्रकाशन हुआ था। ध्यान से आप लोग समझ जाइए। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। एक सेकेंड, चलिए अब यहाँ कह रहा है आगे कि टाइम कि 1919 से 1911 में लंदन की इंडियन सोसाइटी ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ की लेडी हैरिंगटन की अध्यक्षता में एक दल भारत में भेजा और भारत में अवनींद्र नाथ के निर्देशन में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के उनके अन्य शिष्य जिसमें नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्त, वेंकटप्पा इत्यादि थे जो अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करने में उस दल की मदद की। और अवनी बाबू पहली बार अजंता के भव्य कला के दर्शन किए और इस तरह से अजंता राजपूत मुगल जापानी यूरोपीय स्थानीय कला शैलियों के समन्वय से एक नए शैली का उद्भव होता है जो बंगाल शैली के नाम से, बंगाल चित्र शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। और बंगाल चित्र शैली ने ही आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिला है। ठीक, कौन है, आधारशिला मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नव भारतीय कला के आद्य ऋषि रहे अवनींद्रनाथ टैगोर की कला का महत्व सभी आलोचकों ने एक समान नहीं माना। सन 1911 ईस्वी में प्रसिद्ध कलामरू आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि उनकी रंग योजना इतनी धुंधली है कि चित्रों का विषय तो समझने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। भाई देखिए, आलोचक भी होते हैं हर चीज़ के। यद्यपि उनके चित्र किंचित लवणयुक्त हैं, तथापि उनके अभी क्या है अति भावुकता, दुर्बल रेखांकन और अंधकारमय वणिका आदि दोष भी हैं। और आचार्य ने कुमार स्वामी का अनुकरण करते हुए 1959 ईस्वी में कहा था कि अपने 30 वर्ष की विकास के काल में अवनी बाबू की शैलियों की कुछ विशेषता स्थिर हो गई थी। निश्चय ही रेखाकृतियाँ की अस्पष्टता, रंगों का फीकापन, नारियों का जैसे कोमलता, आकृतियों में रुचियाँ और रोगियों जैसे दुर्बल शरीर और भावुक अनेक लक्षण यहाँ पे थे। अब बातें आगे देखते हैं, ये किस किस तरह के चित्रों बनाते थे, जैसे मतलब बीमारी संबंधित है भी आपको आगे बताते हैं। यहाँ की विडंबनाओं को देख ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने भारतीय कला के 25 साल शीर्षक में आधुनिक भारतीय कला के पूर्ववर्ती रूप से अवनींद्र का नाम गिनाने को भी उचित नहीं समझा। बताए, वो भी नहीं उचित समझा। इन सब आलोचकों ने वह अभिलाषाओं के विपरीत कतिपय अन्य कलाविद की दृष्टि में महान कलाकार थे। जयाप्पा स्वामी ने अवनी बाबू की कल्पनाओं को व्हिसलर से श्रेष्ठ माना। किससे, व्हिसलर से श्रेष्ठ माना। और उनके रंग और आकाशीय प्रभाव को टर्नर से उत्तम माना। टर्नर प्राकृतिकवाद था ना, वो यूरोपीय कला, उससे भी अच्छे माने। और विनोद बिहारी मुखर्जी ने इतना लिखा कि अवनी बाबू चित्र को किसी भी परंपरा संस्था का संस्थापक नहीं है बल्कि वे नए शैली के समर्थन। सही बात है भी। उन्होंने पूरब और पश्चिम के तकनीकों का समन्वय किया और अपनी कला में नई शैली का विकास किया। ठीक है, वो दोनों का समन्वय करके नए शैली का क्या किया, विकास किया। आगे देखते हैं, पश्चिमी तकनीक की विशेषताओं के बिना जाने परखे, ठीक है, कला के समन्वित कर लेने की समस्या आधुनिक चित्रकारों के लिए एक गंभीर समस्या रही। अवनींद्र नाथ ने जिस सफलता के साथ इस समस्या का समाधान किया वह संभवतः आधुनिक क्या है, आधुनिक पाश्चात्य कला के इतिहास में एक क्या है, अनूठा साबित हुआ। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं, चीज़ों को समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए। प्रदोष दास गुप्ता ने अवनी बाबू को विलियम ब्लैंक के समान आदर्श विचारक कलाकार उद्घोषित किया। ठीक है, और 1994 ईस्वी में आधुनिक कला के संग्रहालय नई दिल्ली में प्रसिद्ध कला इतिहासकार गीता कपूर ने भारतीय कला को 100 साल शीर्षक से एक प्रदर्शनी आयोजित की। कौन सी, 100 साल शीर्षक से एक
प्रदर्शनी की क्या योजना की। ठीक है, देखिए आगे चलते हम देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शामिल प्रदर्शनी में शामिल अमरींद्र के चित्रों को देखकर कृष्ण खन्ना ने स्वीकार किया था कि लोगों ने इस बड़े कलाकार के कामों को कभी नहीं देखा। देखिए, इनके जो कामों को गहराई से अगर कोई देखा होता तो इनकी आलोचना बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जानते हैं जो समाज में, देखिए किसी हर व्यक्ति का एक आलोचक होता है और एक उनकी क्या होता है, अच्छाई को व्यक्त करता है। कोई भी क्या संपन्न नहीं होता है। अगर आप किसी की नज़र में अच्छे हैं, किसी की नज़र में खराब है, ये चीज़ क्या है, आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बिना उनके काम देखे ही उनके खिलाफत हो गए और आगे चलकर अनेक महत्वपूर्ण समकालीन कलाकार अवनींद्र नाथ की महान कला के अनुगामी बने और मिसाल के तौर पर प्रसिद्ध क्या है, फंतासी चित्रकार गणेश पाइन की कला में जो कविता रसमय और आश्चर्यजनक जादुई दुनिया है, उनका एक महत्वपूर्ण स्रोत अवनींद्र नाथ के चित्रों क्या चित्र है, उनका क्या है, उनका एक प्रमुख स्रोत क्या था, अवनी बाबू के चित्र था। बहरहाल उन्हें लेकर चाहे जितना भी खिलाफत हुई हो, यह सब सच है कि उन्होंने अवसादग्रस्त भारतीय कला को सहारा दिया और एक तरह से कहिए भारतीय कला में नवजागरण को क्या है, जन्म दिया और भारतीय कला के पितामह भी कहे गए। और इससे क्या है, उन आलोचना होते होते भी वह समाज के निम्न वर्ग के लोगों का भी बहुत सहयोग किया और उनकी कला में वर्णन भी किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उस समय कला का दौर था, ठीक है। रंग विधान की दृष्टि से अवनी बाबू एक शुद्ध इटालियन और मुख्यतः वेनिस के किसी कलाकार के समान थे और उनकी चित्रांकन शैली अंग्रेज जैसी थी। रंगों की सुकुमारता, रेखाओं की मृदुलता और लयकारिता विशिष्ट भारतीय आच्छादित परिवेश, भारतीय आकस्मिक से संबंधित विषयों पर चयन और एक प्रकार से अपनी भारतीय गौरव की खोज करने वाले अवनी बाबू की कला का सचमुच परिधान भारत में कला को क्या है, क्रांति दी। बात समझ गए आप। तो इस तरह से वह चीज़ों को समझाते चले थे और इनकी जो कला को क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व मिला और आगे चलकर महान होते चले गए। अवनी बाबू, ठीक है, भारत के नहीं बल्कि एशिया के भी महान चित्रकारों में से एक थे और इवन नूतन भारतीय, किसकी बात कर रहा है, नए भारतीय सांस्कृतिक कला में सच्चे अर्थों में पिता कहे ना, ये पितामह भी कहे गए। उनके नेत्रों में कला का जो स्वरूप इसको क्या फुर्ती हुई थी, वो आज भी उसके विकसित शरीर को कुछ झांकी देख रहे हैं। चाहे रेखाओं की लयात्मकता हो, चाहे रंगों की मृदुलता हो, चाहे अलंकरण मुक्त हो या चाहे जीवंत दृश्यात्मकता हो, उनकी शैली सर्वथा यथार्थवादी होती हुई भी विशुद्ध ज्ञात्मक और रचनात्मक रूप क्या है, कल्पनाशीलता है, जो किसी प्रभाव की उपज न होकर अपनी व्यक्तित्व की प्रदर्शनी करती है। और रंगों के प्रयोग में भी वे विलक्षण कलाकार थे, जिनकी चित्र भाषा की क्या है, अद्वितीय अपूर्व प्रभाव छोड़ती हैं। चाहे वास तकनीक हो या तैल रंग में काम करने की या तैल टेम्परा विधि में काम करने, सर्वत्र रंगीन संतुलन निपुणता उनके अंदर दिखाई देती है। तो ऐसे कलाकारों को अगर हम ना समझे तो बहुत बड़ी हमारी क्या है, गलती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जैसा कि अवनी बाबू ने ही किया, अवनी बाबू ने पेस्टल क्रेयॉन, रंगीन पेस्टल और स्याही भी कृतियों का सृजन किया और इतना ही नहीं, उन्होंने एचिंग विधि, ध्यान दीजिएगा, चित्रकार के साथ क्या क्या कर रहे, एचिंग विधि से भी कुछ कृतियों का निर्माण किया, जो क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है। चित्रकार के रूप में अवनींद्र नाथ मुगल मिनिएचर कला की श्रेष्ठता से गहरे स्तर पर प्रभावित हुए थे। किससे, मुगल का मिनिएचर मतलब मुगल की लघु कला से और अजंता की कला से प्रभावित ज़्यादा। उनका यह भी मानना था कि मुगल चित्रकला में भाव का अभाव है, इस कला में मानव कृतियाँ में प्राण नहीं है और उसे मशीनी गुड़िया में बदल दिया गया है। और अवनींद्र नाथ उनके योग्य शिष्य में भी भाव की केंद्रता उपस्थित है। पर बाद में जब बंगाल शैली स्कूल पतन और पलायन के शिकार हुआ, तब भाव और जगह भावुकता ले ली और नतीजा यह हुआ कि यामिनी राय और अमृता शेरगिल, ठीक है, आगे देखते हैं, अमृता शेरगिल, सरीखे नामों, ठीक, ऐसे ऐसे लोग आए ने बंगाल स्कूल की समीक्षा क्या
आसानी से स्पष्ट कर दिया। अवनी बाबू की कोमल संवेदना थी कि पश्चिमी कला प्रशिक्षण की शैली उन्हें भयभीत कर देने वाली नजर आती थी, और नग्न पुरुष की लाइफ स्टडी करने की बात हो या मनुष्य की खोपड़ी सामने रखकर रेखांकन करने की काम हो, अवनी बाबू इस तरह के प्रशिक्षण से बहुत जल्दी क्या दुखी हो जाते थे। और हैबेल ने जब उन्हें मुगल मास्टर चित्रकार मंसूर के लघुचित्र साइबेरियन सारस को लैस से देखने का अवसर दिया, तब अवनी बाबू की तीसरी आंखें से कला की जादुई दुनिया देखकर हैरान हो गए। देखिए बहुत प्रेरित किए ये बिहेवियल जी, उनका बहुत सहयोग किए और तरह तरह की चीज़ों करने की उनको मोटिवेट भी किए, जिससे क्या है वो हतोत्साहित हो जाते थे कलाओं को लेकर। जैसे आपको बार बार कोई डिमोटिवेट कर दे रहा है तो आप खुद नीचे के स्तर में चले आते हैं, लेकिन हमें डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। इस तरह से जो है कलाकार ये बिहेवियल इनको बताएं या आपको डिमोटिवेट मत होइए, आपका चित्रकला में सहयोग भरपूर होगा, किया भी जाएगा। अवनी बाबू ने भारतीय चित्रकला को दो महान भेंट दी। ठीक है, पहली भेंट सांस्कृतिक दृश्यों का चित्रांकन, दूसरी भेंट व्यक्ति चित्रों का या पोर्ट्रेट का संसार। उनके अधिकांश सफल व्यक्ति चित्र पेस्टल रंग और जल रंग में है, और इस पद्धति में गांधी, टैगोर, सी एफ एंड्रयूज के व्यक्तित्व के विशेष स्थान रखती हैं। पूछ सकता है कि गांधी जी का, टैगोर जी का और सी एफ एंड्रयूज का व्यक्तित्व कौन बनाया था, तो ये थे अवनी बाबू। उनके 1913 ईस्वी में चित्र शाहजहां का गुजरना या पासिंग ऑफ शाहजहां में जाड़े की सुबह, इनका चित्र है पासिंग ऑफ शाहजहां या शाहजहां का गुजरना। कहानी क्या है कि जाड़े की सुबह दूर कोहरे में झांकता ताजमहल तथा अग्रभूमि में यासीन बुर्ज के स्तंभ, जहां शाहजहां को बंदी बनाकर रख दिया था, और चित्र के मध्य क्या है वृद्ध शाहजहां का कारागार में असह्य क्या, एक सेकंड बता रहे हैं, चलिए देख क्या अव्यवस्था में पड़ गया, और उनका सिर ताजमहल की ओर तिरछी उठा हुआ, निकट ही नीची दृष्टि एक पुत्री जहां आरा बैठी है और आकाश में फीकी पड़ती है। अब देखिए उस अगर चित्रकार का जो जब शाहजहां जो उसको देखते हुए ताजमहल को गुजरते हैं मतलब होता है, तो आप जान के पासिंग ऑफ की कहानी समझिए कैसी वो स्थिति थी। सुबह का समय था, ठंड का समय था, किस तरह चित्रों को पलट कर वो देखिए, उनके बगल में जो वो बैठी थी उनकी पुत्री जहारा, वो किस तरह से इस चीज़ों को उन्होंने उकेरा था, और आकाश की फीकी रंगतें थी, गम में दम डूबे हुए थे। वातावरण के सूनेपन में शोक का ठीक शोक था, और अवनीनाथ टैगोर ने भारत माता 1905 में वास्तु में तकनीक बनाए जो भाव सर्जित किया, और रविंद्रनाथ भारतीय सोसाइटी कला में है। ये सबसे फेमस इनका चित्र है। अभी बताते हैं क्या चीज़ें हैं जो क्या है, भारतीय सोसाइटी कोलकाता में, विक्टोरियल मेमोरी कोलकाता में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुरक्षित चित्र में अवनींद्रनाथ जी ने शोक को बादशाह की ठहरी हुई नज़र द्वारा प्रक्षेपित करने का प्रयास किया। जो दिख रहे हैं शोक में ताजमहल को, तो मरते समय तक उस चीज़ों को इन्होंने किया है। इसीलिए कहा जाता है ना इनको मुगलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यही कारण था। उन्होंने मुगल शैली में जो चित्र अंकित किए थे उनका उदाहरण है आलमगीर, नूरजहां, ताजमहल का स्वप्न, ताजमहल का निर्माण, शाहजहां द्वारा ताज की अंतिम झांकी। ये सब चीज़ क्या मुगलों से संबंधित था इनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने बंकिम चंद्र के वंदे मातरम पर आधारित भारत माता की ऐसी अद्भुत छवि बनाई जो घर घर पहुंची, और उनमें एक साध्वी की तरह भगवा साड़ी पहने भारत माता का और ज्ञान कृषि देवी के रूप में दिखाया, और उनके एक हाथ में गेहूं की बाली, दूसरी पुस्तक, तीसरे हाथ में माला, चौथे हाथ में श्वेत वस्त्र। ये चतुर्भुज आकृति अवनीनाथ के प्रखर राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक चाहते थे कि इसी तरह की छवि घर घर टंगे, और राजा रवि वर्मा की सुंदर इंद्रिया गहनों से लदा स्त्री नहीं है, इनका अलग स्वभाव का चित्रांकन हुआ था। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, अच्छे से समझिए किस तरह से वो बनाते थे। विभाजन के समय है पूरी पृथ्वी को, जो भारत को भारत माता माना, और उनके एक एक हाथ में एक एक चीज़ को दिया, और उसका प्रतीक भी इन्होंने चित्र में बताया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा वर्ष 2016 की बात कर रहा है। मई 2016 में इस चित्र को विक्टोरियन मेमोरियल हॉल और रविंद्र भारती सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कर एक प्रदर्शनी में अवनी बाबू टैगोर के 123 चित्रों के साथ किया गया था। ठीक है, 123 चित्रों के साथ
जो इनकी भारत माता का चित्र भी रखा गया था। सो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया था। अवनी बाबू की कुछ कृतियाँ जो जीवन भर गहरे रहस्यमय रहस्य और दर्शनी को व्यक्त करती है, और उनकी यात्रा का अंत, अब इसमें भी कहानी हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या दिया है, जड़ी क्या, जर्नी एंड को कहा है, क्या कहेगा, जर्नी एंड मतलब यात्रा समाप्त होता है। तो एक महत्वपूर्ण है, दूसरे बोझ का गट्ठर पीठ पर लदे हुए एक थके हुए ऊंट, थोड़ा समझिए ऐसे इस तरह से, थके ऊंट अपने क्या भग्न, सॉरी हाँ, अपने भग्न घोड़े घोड़े धरती पर टिक लगा दे, जैसे दोनों पैर को आगे तरफ टिक लगा के बैठ जाता है, जिसमें थक जाते हैं। तो इस तरह से चित्रों को समा गया। 1913 ईस्वी में जल रंग की वास्ट टेम्परा पद्धति में सामंजस्य से बनाया हुआ चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो आप समझिए कि लदा हुआ है उसके सिर पे, उसके थक गया है, ऊँट था और थक कर अपना पैर आगे तोड़ कर, मतलब इस तरह से मोड़ कर बैठ गया था, वो वाला चित्र इन्होंने अवनीनाथ बाबू अच्छे से बनाए थे, जो दिल्ली संग्रहालय में। ठीक है, चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं, क्या चीज़ें दी जाए वह देखिए, चलिए समझिए। कह रहा औरंगजेब नामक उनका एक अन्य कृत सुंदर शांति निकेतन के कला भवन में संग्रहित है, और इसके अलावा उनका औरंगजेब की वृद्धावस्था शीर्षक चित्र राज्य पुस्तकालय रामपुर में शिष्य रचिता हुआ बांसुरी वादक भारतीय कला भवन बनारस में तथा जिबिनिसा 1925 में वास में बनाया गया था, और ये रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में, ज़्यादातर इनका कोलकाता में रखा गया क्योंकि बंगाल के रहने वाले थे ये, बंगाल में जिस करीबी संग्रहालय में इनका चीज़ों को रखा गया है। समझिए इस तरह से याद कर लीजिएगा। ना ईरानी शैली के लगभग 25 चित्र श्री कस्तूरबाई भाई लाल भाई के संग्रह में हैं, और इसके अलावा 107 चित्र रविंद्र भारती सोसाइटी और 16 चित्र विक्टोरियल मेमोरी संग्रह में इनके रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, समझते चलते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए कहानी समझेंगे बड़ी पड़ेगी, लेकिन आपको ये है कि कोई चीज़ें भूलेगी नहीं, कहानी तौर पर पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अवनींद्र ने कला से प्रेरणा लेकर 1923 ईस्वी में अरेबियन नाइट की फैंटेसी को अपने चित्रों का विषय बनाया। ठीक है, और जादुई किस्म की चिड़ियों को चित्र बनाया, और संगीत मांडली के जल रंगों में बनाया हुआ गीत गोविंद आदि से प्रेरित भी चित्र बनाया। ये धीरे धीरे चीज़ों को सीखते गए और उससे रिलेटिव चित्र बनाते चले गए। 1908 ईस्वी से 1910 ईस्वी के मध्य उमर खयाम चित्रावली पूरी की, और 1916 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का पुनर्गठन किया। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट का पुनर्गठन किया, और 1918 ईस्वी में गीतांजलि के लिए भी चित्र बनाए थे, जिनके रविंद्रनाथ जी द्वारा लिखा गया था। 1919 ईस्वी से 1920 ईस्वी में दार्जिलिंग के प्राकृतिक दृश्यों के भी चित्र ये बनाए थे। दार्जिलिंग के प्राकृतिक चित्रों का दृश्य कौन बनाए थे? अवनी बाबू। अवनी बाबू ने रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा, किसकी, रविंद्रनाथ की पुस्तक थी चित्रांगदा के लिए 32 रेखांकित चित्र भी बनाए। और अवनी बाबू, ठीक है, कृत से मुग्ध होकर प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोल रोनी ने लिखा, क्या लिखा है देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की कृति में क्या है, मानव संवेगों का और भावनाओं का सुसंस्कृत रूप उभर कर आया। ऐसे ऐसे निकोलस निकोलस रोलिक प्राकृतिक दृश्य के कलाकार थे, रूस के थे, रूसी के चित्रकार माने जाते थे, और इन्होंने ही कह दिया कि अवनींद्रनाथ टैगोर की कृतियों में मानवीय संवेग की भावना, किसकी बात कर रहा है, मानवीय संवेग की भावना जागृत होती है। ठीक है, उनकी कल्पना की सच्ची लय, कलात्मक प्रतीकों का मनोरम प्राचुर्य उनके चित्र हमें क्या सृष्टि के प्रति क्या कहते हुए प्रतीक होते हैं, और इस सॉरी कि हम अपने हृदय के क्या गीत हैं, उनके अपने हम हृदय के क्या गीत हैं। भारतीय परंपराओं, मिथकों, आख्यानों के साथ साथ प्रकृति के दृश्यों और भारतीय सामाजिक जीवन को अपने चित्रों का विषय मानने वाले रविंद्रनाथ की कृतियों की बहुत ही क्या है, संख्या बहुत ही है, जिनमें उल्लेखनीय कृतियां भी इतनी है कि क्या गिना ना, क्या गिन पाना भी क्या कठिन है। सोचिए इतने ज़्यादा इन्होंने निर्माण कर दिए थे। फिर भी उनकी विख्यात कृतियों को ही हम कमल पत्र पर, अश्रुपात कागज पर चित्र, इनकी फेमस कृति हैं कमल पत्र पर, अश्रुपात कागज पर, जलरंगवास
गणेश जन्नी 1908 ईस्वी में, अशोक की रानी 1910 ईस्वी में, फेरीलैंड 1913 ईस्वी में, और अंग्रेजों द्वारा दारा सिकोह के कटे शीश की जांच करता हुआ 1911 ईस्वी में। सन भी याद करते चलिएगा। बाबा गणेश 1937 ईस्वी में, निर्वासित यक्ष 1904 ईस्वी में, बुद्ध और सुजाता 1901 ईस्वी में, पुरी के समुद्र तट पर अपनी अनुयायियों के साथ चैत्य 1915 ईस्वी में, फिर दिया डायलेंस का अंत 1939 ईस्वी में, कच्छ और दीवानी फेमस चित्र निकाय 1908 ईस्वी में, कृष्ण लीला श्रृंखला 1901 से 1903 ईस्वी में, अमूल राज म्यूजिक पार्टी 1906 ईस्वी में, फाल्गुनी में कविता बाल कृत्य 1916 ईस्वी में, बीड़ा वादक 1911 ईस्वी में, राधा कृष्ण के छवि देखते हुए 1913 ईस्वी में। तो ऐसा आपको एक जगह नहीं मिलेगा यूट्यूब पे जो आपको एक जगह चित्र मिल जा रहा है। सब लोग इसको इम्पोर्टेंट मांगेंगे, इसको इम्पोर्टेंट, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, वो सारा इम्पोर्टेंट रहता है और सारा आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अवनी बाबू के 90 चित्र राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और इनमें दस्तखत कागज, क्या है, दस्तखत कागज पर टेम्परा कश्मीर की और सम्राट का प्रस्थान, कागज पर वाश टेम्परा संथाल वाला, और कागज पर टेम्परा काली कालिम्पोंग का उमर खयाम, कागज पर जल रंग महाकाल की धमकी, और कागज पर जल रंग तपती नाटक की अंतिम दृश्य, कागज पर, देखिए कागज पर वाश पेंटर, कागज पर जल रंग, यही इनका फेमस था, ध्यान दीजिएगा। शेफाली पुष्प कागज पर वाश व टेम्परा, मंजरी डी कागज वर स्याह, राधिका कागज व जल रंग वाश, और कैलाश की कल्पना कागज और वाश टेम्परा, फिर चागोल बकरी, क्या बकरी कागज पर जल रंग, अमृत जल कागज व वाश पर चित्र इनके प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं। ये चीज़ों कृत को याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना बेस्ट रहेगा, जितना कंसेप्ट बना लीजिए उतना बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इसी में से पूछ देता है। वो नहीं खोजने जाता है कौन इंपॉर्टेंट है कौन क्या है, कुछ नहीं, बस उसको जो मिला उसी में से क्या कर देता है, वो दे देता है। कृष्ण को पत्र लिखती रुक्मिणा, बुद्ध जन्म बुद्ध सुजाता, दिवाली गगन बिहारी गंधर्व, राधा कृष्ण तिच रचिता, चंद्र ज्योत्सना पतझड़, संथाल महिला, बसंत का स्वदेश, राधिका प्रभात, और क्या संध्या। इनके बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए हैं जो फेमस हुए हैं। पतियुत शाहजहां, नटीर पूजा और लुटेरा, एक तारा के लिए क्या हुई नटी, और भोर की पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादातर पूछा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो बराबर पूछी जाती है, उनको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है आपको। वर्षा ऋतु का आगमन और कवि कंकड़, कृष्ण द्वारा असुर और राक्षस वध, भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, हिंस सांग निष्का तिजक्ष इत्यादि इनकी क्या है, उत्कृष्ट चित्र मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे तरफ देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अवनी बाबू एक अच्छे कलाकार के साथ अच्छे लेखक थे। देखिए क्या क्या वे करते थे, लेखक भी हो गए, और उनके ग्रंथ, अनेक ग्रंथ प्रेरणा की याद की, जिसकी पूरी कला जगत में हृदय से क्या उपकार माना, और चित्रकला के 6 अंगों पर उन्हें लिखी पुस्तक भारतीय शिल्प, क्या शिल्पर खड़ंग 1914 इसमें बहुत प्रसिद्ध, ध्यान दीजिएगा। ये इनका एक चित्र है, सॉरी पुस्तक जो लिखे हैं, एक चीज़ लिखे हैं क्या पुस्तक में, भारत शिल्पेर खड़ंग जो 1914 में बहुत प्रसिद्ध है। ये इस बंगला क्या है, बांग्ला पुस्तक को अंग्रेजी तथा हिंदी में भी अनुवाद, दोनों भाषा में अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है वर्ष 1921 से 1929 के मध्य अवनी बाबू ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी बागेश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए कला एवं शिल्प विषय पर जो लिखित व्याख्यान दिया, बाद में उसी को क्या संपादित कर बागेश्वरी शिल्प पदावली नाम से एक प्रसिद्ध क्या बांग्ला में प्रकाशित की गई, और यह पुस्तक कला जगत में कला आचार्य श्री क्या अवनींद्रनाथ टैगोर की बृहद समझ और गहर पर्यवेक्षण दृष्टि के कारण सहज की लोकप्रियता उठी थी। इसके अलावा भारतीय शिल्प परिचय, ध्यान दीजिएगा, और द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी इनकी पुस्तक, बंगलार वृत्त, शकुंतला, आपन कथा, धरोया रंग बिरंग, भारतीय कला का व्यवस्था, शिल्पयान, जोड़ासांग को धारे, ठीक, और देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इत्यादि अन्य विख्यात पुस्तकें हैं, इनकी फेमस फेमस पुस्तकें हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बांग्ला भाषा में राजा रानी कहानी बच्चों के लिए भी प्रेरित हुए थे,
और राजा रानी कहानी, भूत परी, देश, छिपरे पूतल आदि पुस्तकें लिखी। अगर आप इनके बारे में जब पढ़ ले जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें बच्चों की प्रति बनाए, तो अगर कोई चित्र दे देता है कि भूत परी, देश, सब बच्चे बहुत तेज अट्रैक्टिव होते हैं देखने के लिए, इसीलिए बच्चों की कहानी वानी बहुत अच्छा लगता है। अवनींद्र बाबू ने बंगाल की अल्पना कला के रेखांचित्र संग्रहित किए और तद्विषयक सामग्री जुटाकर एक पुस्तक अल्पना प्रकाशित की। एक अल्पना नामक पुस्तक भी इसने लिखे। अवनींद्र नाथ संगीत और नाटकों में भी रुचि लेते थे और उनकी विचित्र क्लब, क्या विचित्र क्लब, जो रविन्द्रनाथ द्वारा 1915 में स्थापित हुई थी, द्वारा आयोजित की गई नाटकों में अभिनव भी किए थे। इसमें विचित्र क्लब में ये अभिनव के पात्र भी हुए थे और रविन्द्रनाथ के ही नाटक डाकघर और फाल्गुनी में भी ठीक मुख्य भूमिका और मंच निर्माण साज सज्जा भी इनके द्वारा किया गया था। किनके? अवनींद्र नाथ बाबू द्वारा। ठीक है, हर चीज़ से जुड़े रहते थे, हर चीज़ में भाग लेना चाहते थे और हर कामों को ये करना भी चाहते थे। ठीक है, चलिए। अवनींद्र नाथ टैगोर एक कलाकार नहीं बल्कि महान कला गुरु थे। बहुत शिष्य इनके तो, इनके पढ़ाए गए शिष्य जो है कहीं न कहीं विद्यालय में प्रचार प्रधानाचार्य सहायक अध्यापक के रूप में बने ही बने। उनकी शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है, बहुत बड़े मानी जाती है इनकी शिष्य परंपरा। कई पीढ़ियों मतलब कई लोग इनके शिक्षा प्राप्त करके और कई जगह विद्यालय में संचालित भी हुए। नंदलाल बोस, अच्युत कुमार हालदार, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, देव प्रसाद राय, अब्दुल रहमान चुगताई, शैलेंद्र नाथ डे, शारदा वकील, के वेंकटप्पा, सुरेंद्र गांगुली, ईश्वरी प्रसाद वर्मा और समा उज्जमा, हाकिम मोहम्मद खान, दुर्गेश चंद इत्यादि ऐसे जो हैं और भी लोग हैं जो इनके शिष्य ने अपनी परंपरा बंगाल शैली में विकसित करने के साथ साथ निजी क्षमताओं को क्या अपूर्ण ख्याति पाई इन्होंने। कला गुरु के रूप में अवनींद्र नाथ की उदार सौहार्द्रता और वात्सल्यता को उनके प्रायः सभी शिष्यों के भरे मन से याद किया और रेखांकित किया कि क्या है कि उनके चित्र क्या थे, सॉरी एक सेकंड, उनके चित्र क्या है, गुरु हमेशा नहीं मिलते, उनके रेखांकित किया कि उनके जैसा उदार गुरु कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके जैसा उदार, मतलब ये होता है कि स्वभाव, प्रेम और मन लगन से पढ़ाने वाला गुरु नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, और हमेशा मिलते भी नहीं। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं को अलंकृत कलात्मक चीज़ें बनाए, जिसमें अनेक प्रकार के मुखौटे, कार्टून कुटुम्ब शैली को खिलौने, पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों, प्राकृतिक आपदाओं, वृक्षों के जड़े, सूखे बीज आदि का भी प्रयोग करके ये प्राकृतिक चित्र को भी बनाए, शामिल किए अपने कलाओं में। और अवनींद्र नाथ बाबू ने अपने मुखौटे के जरिए समाज की बुराइयों को, मुखौटा जैसे नहीं होता है कि हमने किसी चीज़ का मुखौटा बनाकर और समाज में इस चीज़ों को, बुराइयों को बताएं कि ऐसी होती हैं, तो मतलब नाटक भी उसमें ज़्यादा होता था ना। अवनींद्र बाबू ने काष्ठ में कई शिल्प गढ़े जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये शिल्प भी गढ़े थे उनकी संग्रहालय, इसी संग्रहालय में उनके द्वारा बनाई गई कार्टून कुटुम्ब के चित्र उल्लू काष्ठ निर्मित भी सुरक्षित है, जो सन 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या है अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य या अंतिम संस्कार के अंतिम प्रयाण में संभवतः उनकी क्या अंतिम चित्र था ये चीज। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग क्या चीजें हैं। कह रहा अवनींद्र नाथ बाबू के बारे में कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में समन्वय का कार्य महात्मा गांधी ने किया, वही कार्य जो महात्मा गांधी का कार्य समन्वय में था, वही कार्य कला के जगत में अवनी बाबू ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने के शब्दों में उन्होंने देश के को आत्महीनता के पाप से बचा लिया और उसे निराशा के गर्त से निकालकर सम्मान पूर्वक दिलाया। और उनका यह अधिकार था कि 1942 में विश्व भारती पत्रिका की एक अंक में अवनी बाबू टैगोर का केंद्रित में क्या है, प्रसिद्ध समीक्षक मार्केस जेंटलैंड ने लिखा है कि अवनी बाबू के चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज पूरे यूरोप तथा अमेरिका में भी की जाती है और ये भारत में कला आंदोलन के जन्मदाता, जो कला के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी की और क्या है देसी कला को सर्वोत्तम प्रयोग करने का सार्थक सिद्ध किया। सोचिए ये ऐसे इतने महान कलाकार, अगर हम कला को पढ़ें और ना पढ़ें इन चीज़ों को, तो हमारी क्या पढ़ाई हुई। सोचिए प्रदर्शनियों में अवनी बाबू के अनेक चित्र एक दो रखते थे और शेष अपने शिष्यों के
देखिए कितने प्यारे से ये गुरु थे, अपना एक दू और अपने शिष्यों को भी उसमें रखते थे, उनको मोटिवेट करते थे। और अपने चित्र क्या है, चित्र जब बिक जाते और कोई उनसे कहता है कि एक ही दो चित्र थे तो ये बिक गए और मैं अपने लिए चित्र लेना चाहता हूँ, तो अपने चित्र क्यों नहीं बनाएं। तो अवनी बाबू ने उत्तर देते हुए कहा, सब मैंने ही क्या चित्र लगा लगा दूं तो मेरे शिष्य के चित्रों को कौन लेगा। देखिए कितना प्यार इनके अंदर था। यदि चित्र लेना ही है तो मेरे शिष्यों के चित्र लो। अनेक बार प्रदर्शनियां में ऐसा भी हुआ कि उनके दो चार चित्र भी बिक गए और 1000 रुपये हाथ में लग गए। और उनके शिष्यों का क्या है, अनेक चित्र क्या जिनका सॉरी जिसका चित्र कम बिकता उनके उनके चित्रों को अपने नाम से खरीद लिया करते थे। समझे, इतने बड़े थे कि हमारा चित्र नहीं बिकता, हमारा चित्र बिकता है, हमारे शिष्यों का नहीं बिकता है तो अपने से हिसाब से अपने नाम देकर भी बेच लेते थे। ऐसे कलाकार को कहाँ कोई पाएगा, ऐसे गुरु को। अवनी बाबू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान मिले और वहीं दुनिया भर की कलाकृतियां सराही भी गई। भारत में नहीं, विदेशी संग्रहालय में उनकी कृतियां बिखरी पड़ी है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत में इस महान कलाकार की अंतिम अवस्था अभाव विपत्ति में गुजरी और आर्थिक तंगी के कारण जोड़ासांको तथा कलकत्ता के मकानों को बेचने भी पड़ा और अपने अपने सामने ही बहुमूल्य कृतियों को संरक्षित के अभाव में नष्ट होते हुए देखना पड़ा। और अपनी पत्नी और बाद में बेटे को क्या है, असामान्य निधन ने उनके पूरी तरह से तोड़ दिया। सोचिए इनके ऊपर एक विपत्ति का पहाड़ भी टूट पड़ा था और ये कलाकार कैसे जिएंगे बताइए। फिर भी अंतिम समय में हाथ कांपते हुए ठीक से दिखाई न देने के कारण भी उनका काम बंद हो गया। जब क्या किए, जब कांपने लगा तो काम बंद हो गया। वास्तु सर अग्रवाल के शब्दों में 4 मार्च को कलकत्ता में श्री अवनींद्रनाथ बाबू के दर्शन हुए और इसकी सन 1938 में जोड़ासांको के भवन में पूर्णचंद्र नाहर के साथ मैं उनसे मिल चुका था। और आज मैं क्या जोड़ांको से अपने जीवन काल में भी क्या है निर्वासित होकर बैरकपुर तक रोड के गुप्त निवास के ऊपरी बरामदे में भारतीय ठीक है सॉरी बरामदे में अकेले बैठे हुए ठीक है उनके चित्रों को मन में खिन्न हो गया। ठीक है, बैठे हुए उनके चित्र मन खिन्न हो गया और आज भी उनके मुख्य बादशाही शान देखी। और क्या क्या इसी दिन की अनुभूति के लिए उन्होंने पहले अब क्या है सिंहासन युक्त शाहजहां का चित्र बनाया था। उनका मन एकदम खिन्न हो गया था, विचलित हो गए थे, अपने परिवार टूटते हुए देखे, अपने घर बेचते हुए देखे, अपने कलाकृतियों को उजड़ते हुए देखे। ठीक है, 50 वर्षों के निरंतर कला साधना के बाद स्वदेशी कला के पक्षधर इस महान कलाकार 15 सितंबर 1951 ईस्वी को अपनी आंखें सदा के लिए मोल ली। और युगांतरिक कलाकार के निधन से पैदा हुए शून्य आज तक नहीं भर जा सका, परंतु भारतीय परंपरा और अपनी जड़ों की खोजशीलता उनकी प्रेरणा से अबाध गति से जारी है। ठीक, और महानतम कला दृश्य कला गुरु आचार्य अवनी बाबू के प्रति देश सदा सदा के लिए कृतज्ञ रहेगा। बताइए, ऐसे महान काल को पढ़ेंगे तो आपका दिल चुभ जाएगा। आप तो इनकी ऊपरी ऊपरी कला को पढ़कर बस पास होने के लिए पढ़ लेते हैं, इनकी कहानी को अगर आप पढ़ लेंगे तो दिल आपका मोह जाएगा। तो आपकी कैसी कला इनकी हुई और कैसे विकास हुआ, कैसे आगे बढ़े, कितनी सांसत हुई, लास्ट में कितनी समस्या हुई, क्या क्या बनाए, किस दुख दुख से बनाए थे। तो आपको कला को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कला को अच्छे से इनकी कहानी को पढ़ लेंगे तो आपको इनसे भी कोई जो है प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इतने अच्छे कलाकारों के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।